नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है। रोड शो में उमड़ी लोगों की भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया। दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा। साथियों, गौर परिवारवादियों की पर आज एक बार फिर आप लोगन के बीच आवे का मौका मिलल है। जब तक बनारस नहीं आई, तब तक हमार मन नहीं मानेला। दस साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दृश्य हमें गदगद कर देता है। आप लोगों के परिश्रम से आज काशी को नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है। आज भी यहां 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। इसमें रेल, सड़क के रास्ते, बाबतपुर से बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस आया हूं। कुछ महीने पहले जब मैं बनारस आया था, तो फुलवरिया फ्लाईओवर का लोकार्पण करके गया था। बनारस में ये फ्लाईओवर
कितना बड़ा वरदान बना है ये साफ दिखाई देता है। पहले अगर किसी को बीएलडब्ल्यू से बाबतपुर जाना होता था तो लगभग 2-3 घंटा पहले घर से निकल जाते थे। पहले मंडुवाड़ी पर जाम, फिर महमूदगंज पर जाम, कैंट पर जाम, चौका घाट पर जाम, नदेसर पर जाम, यानी जितना समय फ्लाइट से दिल्ली जाने में नहीं लगता था उससे ज्यादा फ्लाइट पकड़ने में लग जाता था। लेकिन एक फ्लाईओवर ने ये समय आधा कर दिया है। और कल रात को मैं खास वहां जाकर के हर चीज को देख के आया हूं, उसकी व्यवस्था को समझ करके आया हूं। पैदल चल करके जाकर के रात देर गया था। ऐसे ही बीते 10 साल में बनारस के विकास की स्पीड भी कई गुना बढ़ी है। अभी थोड़ी देर पहले यहां सीगरा स्टेडियम के पहले चरण के काम का लोकार्पण भी किया गया है। बनारस के युवा खिलाड़ियों के लिए आधुनिक शूटिंग रेंज का भी लोकार्पण किया गया है। इनसे बनारस और इस क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, यहां आने से पहले मैं बनास डेयरी के प्लांट में गया था। वहां मेरी अनेक पशुपालक बहनों से बातचीत करने का मुझे मौका मिला। किसान परिवारों की इन बहनों को 2-3 साल पहले हमने स्वदेशी नस्ल की गिर गाय दी थी। मकसद ये था कि पूर्वांचल में बेहतर नस्ली स्वदेशी गायों को लेकर जानकारी और बढ़े, किसान को, पशुपालकों को इससे फायदा हो। मुझे बताया गया है कि आज यहां गिर गायों की संख्या लगभग 350 के करीब तक पहुंच चुकी है। संवाद के दौरान हमारी बहनों ने मुझे ये भी बताया कि पहले जहां सामान्य गाय से 5 लीटर दूध मिलता था, अब गिर गाय 15 लीटर तक दूध देती है। मुझे ये भी बताया गया, एक परिवार में तो ऐसा संभाला है कि एक गाय तो 20 लीटर तक दूध देने लग गई है। इससे इन बहनों को हर महीने हजारों रुपयों की अतिरिक्त कमाई हो रही है। इसके कारण हमारी ये बहनें, वे भी लखपति दीदी भी बन रही है। और ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 10 करोड़ बहनों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आर्थिक हमला कर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसी तरह अब मोदी सरकार कांग्रेस के खिलाफ खाता बंद अभियान चला रही है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। ये ब्लैकमेल की राजनीति है जो वीकली का प्रतीक है। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां हमारे महासचिव संगठन और कोषाध्यक्ष भी मौजूद थे, और विषय था, आपको मैं याद दिला दूं, जो कर आतंकवाद हमले हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, और कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग बनाने की प्रयास की जा रही है, जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार लगी हुई है, उसके बारे में जो कुछ जानकारी हमारे पास थी हमने आपके
द्वारा देश के सामने रखा, ये नोटबंदी को आगे ले चलता है। 2016 में नोटबंदी हुआ था और जो अभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, ये खाताबंदी है। ये नोटबंदी नहीं है, ये खाताबंदी है। हमारे सारे खाते को बंद करने की कोशिश की जा रही है, पर हम इससे हम डरते नहीं हैं। हम लड़ रहे हैं एपेलेट ट्राइब्यूनल में, और अगर जरूरत पड़े हम न्यायालय में भी जाएंगे। पर आज जो विषय कल मैंने जिक्र किया था संक्षिप्त में, पर आज जो मैं विषय लेना चाहता हूं, ये अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो किया जा रहा है, एक तरफ से उत्पीड़न की राजनीति और प्रतिशोध की राजनीति को दर्शाता है, आज जो मैं विषय उठा रहा हूं वो हफ्ता वसूली का प्रतीक है। वहीं यूपी के अमरोहा में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, एनडीए के साथ गठबंधन होगी तो जानकारी मिल जाएगी। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसका कोई हल निकलेगा। दोनों तरफ से धैर्य की आवश्यकता है, कोई हिंसा ना हो और उनकी बात मानी जाए। घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आज का विषय नहीं है। मैं चौधरी साहब के यहाँ आया हूँ और हमारी माता जी का हाल में निधन हुआ। घर परिवार के लोग, क्षेत्र के सब हमारे बुद्धिजीवी संभ्रांत लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे मिलने आया, अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करने आया हूँ। किसान आंदोलन चल रहा है तो उस पर क्या कहेंगे? उम्मीद है कि इसका कुछ हल निकलेगा जी। दोनों ही तरफ से एक धैर्य की आवश्यकता है जी, और कतई भी कोई हिंसा न हो और उनकी बात मानी जाए। सत्यपाल 1000 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। हरियाणा, यूपी सहित तीनों राज्यों के दर्जनों ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पूर्व बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं विनय शंकर तिवारी। मिली जानकारी के मुताबिक गंगोत्री एंटरप्राइजेस के नाम पर बैंक के करोड़ों रुपए के लोन के डिफॉल्ट का ये पूरा मामला है। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पश्चिम बंगाल इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरह से टूटी हुई है। महिलाओं के करुण स्वरों द्वारा छलनी हो रही है। दुख की बात है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय रवैया अपना रही है। आज भी बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष वहां जाने नहीं दिया गया, उन्हें रोका गया। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बलपूर्वक वहां जाने से रोका गया और अब सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। वहां की एसआईटी महिलाओं को न्याय दिलाने की जगह उन पर दबाव डालने का प्रयास कर रही है ताकि वे इस विषय को आगे न बढ़ाएं। पश्चिम बंगाल में वह पावन बंग भूमि जहां से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के स्वरों को सबसे पहला उद्घोष मिला, जहां सूर्यसेन, बाघा जतीन, शशीन्द्रनाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस जी, और जहां से वंदे मातरम और जनगण मन दोनों लिखा गया, वो राष्ट्रवाद के स्वर देने वाली बंगभूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। और दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे पश्चिम बंगाल की महिला पदाधिकारी, महिला सांसद और विधायक, उनको जाने से रोका गया। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी को बलपूर्वक वहां जाने से रोका गया और अब वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। और इतना ही नहीं, मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ धमकाया नहीं जा रहा है, उन पर एफआईआर भी की जा रही है। आपत्ति की बात यह है कि इस तरह के
की बातें प्रकाश में आई हैं कि पश्चिम बंगाल की एसआईटी बजाय प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के कहीं ना कहीं उन पे दबाव डालने का प्रयास कर रही है ताकि वो इस विषय को आगे न बढ़ाएं। इसलिए यह विषय बहुत संवेदनशील है और सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजहां शेख, जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो अभी तक गायब है। उसका मुख्य कारण जानते क्या है? कहते हैं कि साहब उसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन है, जो सरासर गलत है। हाई कोर्ट का कोई भी विषय इस संदर्भ में नहीं है। महिलाओं के द्वारा शाहजहां शेख पे की गई शिकायत के बारे में न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्देश शाहजहां शेख के विषय में नहीं है। उल्टे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। यह एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है। और उसे हम कह सकते हैं कि वह एक सेकुलर प्रोटेक्शन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह घटना इसलिए और अधिक हृदय विदारक है कि ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, ये तो नहीं बोल रहे, समझ में आता है, क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है। मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स हैं, वो भी इस विषय के ऊपर पूरे भारत में मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं। यानी यह भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। और उससे दुखद बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इस विषय के लिए नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संदेश खाली एक घटना नहीं, एक फिनोमिना है। जो लोग कहते हैं ना कि इतिहास को भूल जाओ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह एक फिनोमिना है जिसने बंगाल को पिछली शताब्दी और उससे पहले की शताब्दी से भी बर्बाद किया है। एक जनश्रुति है बंगाल में कि सिराजुद्दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थीं। महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। और मैं ये भी याद पश्चिम बंगाल के संदेशखाली एनएचआरसी की 5 सदस्यीय टीम पहुंची। एनएचआरसी की 5 सदस्यीय टीम लोगों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद एनएचआरसी की टीम गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। ओडिशा के गंजाम जिले के बेलगुंडा में आयोजित आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम में 5T और नवीन ओडिशा अध्यक्ष वीके पांडियन पर टमाटर से हमला किया गया। टमाटर से हमला करने वाला शख्स कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। हालांकि गंजाम पुलिस ने पांडियन पर टमाटर फेंकने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शहर के जोशी मार्ग झोटवाड़ा इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग में एक युवक घायल हुआ है, जो बैंक मैनेजर बताया जा रहा है। 2 बदमाशों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। एक बदमाश को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया है। पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया है पूरे मामले में। घटना का दूसरा बदमाश फिलहाल गिरफ्तार है। अब आगे की कार्रवाई और पूछताछ पुलिस बदमाशों से कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस परीक्षा को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में 10 से 12 हजार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी है। हाथों में तख्तियां हैं, इसमें तरह तरह के स्लोगन लिखे हैं। प्रदर्शन बढ़ता देख प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पूरे गार्डन में पीएसी तैनात है।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।